तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A glass tube containing hydrogen atoms in excited state was allowed to relax to ground state. The emitted light was thrown to another glass tube containing the He plus ions in the excited state. Now all the He plus is allowed to relax and the maximum energy that we obtained was a 52.89 electron volt. Then find the initial excited state of both hydrogen and He plus. Okay, let's start from the very beginning. जो He plus है, जो हमारा He plus है, let the final excited state is equals to n. फाइनली जो फोटोन गिरने के बाद जहां पर वो पहुंचा था, लेट अस टेक इट एज n. ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम एनर्जी जो आया था वो हमारा आया था n-1 ट्रांजिशन में। जो n से 1 पे हमारा ट्रांजिशन हुआ था उसी पर तो हमारी डेफिनेटली मैक्सिमम एनर्जी थी, राइट। सो ये n-1 ट्रांजिशन पे जो एनर्जी निकलेगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 13.6 इंटू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू, दे रखा है 52.89। यह था हमारा 52.89, ठीक है। z जो है वो डेफिनेटली हमारा 4 है, z जो है वो डेफिनेटली हमारा z जो है वो डेफिनेटली हमारा 2 है। सो व्हाट आई कैन राइट इज 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर 52.89 बाई 54.4, यानी 1 बाई एन स्क्वायर का जो वैल्यू आएगी, 1 माइनस दिस, बाई सो मेरे पास जो 1 बाई एन स्क्वायर आया था उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इफ आई कंप्यूट दैट इज इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा 1.1 और यहां पर हो जाएगा 5, 1.51 डिवाइडेड बाई 54.4। सो एन स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 54.4 बाई 1.51, ठीक है। ये लगभग हम 3/2 मान लेते हैं, तो 3/2 में ये 36 आएगा, तो n इक्वल्स टू 6 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा हीलियम था वो फाइनली हमारा एक्साइट होके पहुंचा था n इक्वल्स टू 6 पर, ठीक है। तो ये चीज तो हम जानते हैं, राइट। अच्छा, नाउ ध्यान देना, जो हमारा इनिशियल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन है वो मैं मान लेता हूं n1, और He प्लस का मैं मान लेता हूं n2। ना हाइड्रोजन डीएक्साइटेशन के दौरान बहुत सारे फोटॉन्स निकालेगा, उसके अंदर हमें मतलब है मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटोन। तो इसका जो मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटोन होगा वो मेरा डेफिनेटली n1 से 1 ट्रांजिशन के दौरान आएगा। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड 1 माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर EV। और यही फोटोन
रिस्पॉन्सिबल है He प्लस का एक्साइटेशन के लिए। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा He प्लस है ड्यू टू Emax goes from N2 to 6, यानी ये फोटोन जो हाइड्रोजन के डीएक्साइटेशन के दौरान निकला, ठीक है, वही तो हमारा वापस हीलियम ने एब्जॉर्ब किया और वही रिस्पॉन्सिबल है N2 से उसको 6 पे एक्साइट करने पर। तो दोस्तों ध्यान देना, व्हाट आई कैन राइट इज 13.6 into 1 minus 1 by N1 square, that will be 13.6 into 4 1 by N2 square minus 1 by 6 square, राइट? ये चीज तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब यहां पर तुमको लग सकता है सर वेरिएबल्स दो है, इक्वेशन एक, बट एक्चुअली नहीं। 4 को अंदर लेकर आओ, दिस विल बी 1 by 4 minus 1 by 4 N1 square, यानी व्हाट आई कैन राइट इज 1 by 2 square minus right. And now if we compare, तो comparing what I get is 2n1 must be equals to 6, यानी n1 must be equals to 3, और इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो n2 will be equals to 2। तो हीलियम पहले मेरा n equals to 2 पर था और जो हमारा हाइड्रोजन था वो मेरा n equals to 3 पर था, ठीक है। तो यहां पर ये वाला टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस की डेफिनेटली कमी हो जाएगी और उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके ओके दोस्तों, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम ऑफ यूवी रेज ऑफ वेवलेंथ रेंजिंग बिटवीन 100 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर, उसके अंदर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स में प्रैक्टिकली डाल रहा हूं, इज पास थ्रू अ बॉक्स कंटेनिंग द हाइड्रोजन एटम्स एट अ ग्राउंड स्टेट। The light coming out of the box is split into two beams A and B. When the beam A is all the unabsorbed wavelengths and B is containing all the radiated wavelengths. ठीक है, पहले तो बीम A और बीम B को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बीम B में बेसिकली क्या है, emitted wavelengths of hydrogen atom during de-excitation। ऑब्वियसली ये वाला जो है हाइड्रोजन एटम से कुछ एक्साइट करेगा, तो डी-एक्साइटेशन के दौरान जो है वो हमारा होने वाला है, ठीक है, कुछ वेव फोटॉन्स निकलने वाली है ना। अब जो ये बीम ए है, मैंने एक फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब का जो एमिटर प्लेट है उस पर डाला और तब मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैंने ऑब्जर्व किया 5 वोल्ट। तो क्वेश्चन ये है, अगर मैं बीम बी को डालूंगा, इन दैट केस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक जल्दी से चीज देख लेते हैं। जो हमारा इनिशियल बीम है उसका E का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज इक्वल्स टू 124 by 100 EV। नैनोमीटर में है इसलिए 1240 किया, 12.4 EV। और जो हमारा E min है
that will be equals to 6.2 EV. अच्छा, जो हमारा H एटम्स है, जो हमारा H एटम्स है, उसका E इनिशियल जो होगा दैट विल बी माइनस 13.6 EV. अच्छा, ऑब्वियसली बात है, जो हमारा एक्साइटेशन पॉसिबल है, अगर मैं डेल्टा E12 देखता हूं तो वो मेरा है 10.2 EV, और डेल्टा E13 जो है दैट इज माई 12.1 EV, और डेल्टा E14 अगर मैं ध्यान देता हूं दैट इज 12.75 EV. यही वाला हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी जो अवेलेबल है वो तो हमारा 12.4 EV जितना ही है. तो एक्साइट जो कर सकता है वो केवल और केवल हमारा दो ही एक्साइटेशन पॉसिबल है. तो ध्यान देना, फोटॉन्स हैविंग E equals to 10.2 EV and 12.1 EV will be absorbed. ठीक है. अच्छा, तो मेरा जो फाइनली जो निकल जाएगा बीम ए, उसका एनर्जी जो होंगे दैट विल बी फ्रॉम ऑल एनर्जीज बिटवीन 6.2 टू 10.4 सॉरी 12.4, और उसके अंदर दो वैल्यूज मिसिंग होगा, 10.2 एंड 12.1. ये दोनों वैल्यूज जो है बीम ए पे हमारा मिसिंग होंगे. बाकी तो हमारा पूरा का पूरा जो है वो बीम ए पे ही रहेगा. केवल दो पर्टिकुलर वेवलेंथ्स जो है वो हमारा एब्सॉर्ब होगा. और जो हमारा बीम बी होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा डी एक्साइटेशन होगा वो डी एक्साइटेशन हमारा होगा ड्यू टू 3 to 1, 3 to 2 एंड 2 to 1. ये तीन ही पॉसिबल डी एक्साइटेशंस है, राइट. देखो, इलेक्ट्रॉन जो कूदा है वो या तो 2 पे कूदा है या तो 3 पे कूदा है, इसके अलावा तो कुछ कूदा नहीं है. तो जो हमारा डी एक्साइटेशन होगा वो डी एक्साइटेशन के दौरान यही दो तीन पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आएगा. अच्छा सर, क्या ये पॉसिबिलिटी है जो पहले जो 2 पर गया वापस उस पे आके फोटोन गिरा? नहीं 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 नहीं, फोटोन पूरा एक बार में पास करके निकल गया है. इट इज बेसिकली अ पल्स, यानी जो एक बार फोटोन एब्जॉर्व कर लिया है उसको वापस बाद में फोटोन नहीं मिल रहा है. इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस थिंग, इट्स जस्ट अ बीम, इट्स जस्ट पास थ्रू इट. एक बार जो जहां पर एक्साइट हुआ वहीं पर हुआ, आगे कुछ नहीं होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर. सो जो हमारा डी एक्साइटेशंस होंगे वहां पर हमारे पास ये तीन पॉसिबिलिटीज है. तो बीम बी में जो जो एनर्जीज होंगे, 3 से 1 वाले के करस्पॉन्डिंग 2.1 EV तो होगा ही होगा, दैट्स फॉर श्योर. और 2 से 1 वाले के करस्पॉन्डिंग 10.2 EV भी होगा. बट ध्यान देना, इसके अलावा 3 से 2 वाला एक एडिशनल आएगा, दैट विल बी 1.9 EV, जो बीम ए पे था ही नहीं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बीम बी में एक नया या ये पूछ सकता है, जो क्या बीम ए और बीम बी का यूनियन हमारा इनिशियल बीम है? नहीं, जवाब है जी नहीं. उस पर एक एडिशनल वैल्यू भी आएगा, दैट इज 1.9 EV, क्योंकि 3 से 2 का डी एक्साइटेशन का कुछ केसेस तो डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे. तो हमें बीम बी में कुछ 1.9 EV का ही भी मिलने वाला है. ठीक है. अब जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है, इस पर आया बीम ए.
वर्क फंक्शन है 5, ठीक है। अच्छा, वर्क फंक्शन अगर 5 है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड के ई मैक्स होगा इलेक्ट्रॉन का व्हेन 12.4 eV फोटोन उसके ऊपर गिरेगा। उस बीम का जो मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटोन होगा वही तो हमें मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन देने वाला है। सो ऑब्वियस सी बात है, इफ वी सी 12.4 minus the 5 that is equals to ke max, और इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 5 वोल्ट, तो ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल्स टू 5 eV। तो जो हमारा वर्क फंक्शन आया है दैट विल बी इक्वल्स टू 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारा वर्क फंक्शन आया है दैट इज 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान दो, यही वाले प्लेट पर जब मैं बीम बी को गिराऊंगा, अब बीम बी का मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटोन जो है वो है 12.1 eV। सो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा के ई मैक्स होगा व्हेन 12.1 eV photon is incident, वर्क फंक्शन आई नो 7.4, तो जो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 12.1, so that will be equals to 4.3 eV। so जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा that will be equals to 4.7 वोल्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी चीजें हमें यहां पे सीखने को मिली। तो एक चीज को अगर मैं दूसरी चीज में डालूंगा तो कैसे करना होता है वो भी हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में डेफिनेटली देख चुके हैं। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। In an emission spectrum of hydrogen-like ions, there were photons that had a maximum energy of 52.244 eV and a minimum energy of 1.224 eV, and these were obtained during the de-excitation. Photons of the second Balmer line were filtered. ये वाले में से जो सेकेंड बमर लाइन है वो हमारा फिल्टर कर दिया और उसको मैंने एक मेटालिक प्लेट पर डाला जिसका वर्क फंक्शन है 2.2 eV। द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन पास अनडिविएटेड थ्रू अ क्रॉस रीजन ऑफ बी वेक्टर एंड ई वेक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है 1.0 मिली टेस्ला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास कितना होगा? ठीक है, सो दैट इज द क्वेश्चन। ओके, ध्यान देना, ये चीज हम लोगों ने पहले भी किए थे। जो हमारा ई मैक्स है वो तो हमारा n से 1 ट्रांजिशन के दौरान आया है और वो आया है 52.244 eV। ठीक है, सो क्योंकि ये 52.244 eV है तो जो लॉजिक हमने बोले थे यार हाइड्रोजन होता तो 10.2 के आसपास आता, अगर लिथियम होता तो 91.8 तो बेयर मिनिमम आएगा इसका वैल्यू, जो 2 से 1 का गैप है। तो ये बात तो ये सिंपल है, जो आयंस आर He प्लस यानी Z जो है वो है हमारा 2। ये बात तो निश्चित है, जो Z है वो हमारा 2 है। ठीक है, दैट वाज द मेन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, दैट्स इट। अब तो सब कुछ निकल गया है,
अब ये वाला क्वेश्चन को काफी आसानी से हम सॉल्व करने वाले हैं, ज्यादा दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी एंड ऑब्जर्व वेरी वेरी क्लियरली, इट्स प्रेटी सिंपल राइट नाउ। जो हमारा सेकेंड बमर लाइन होगा, जो अब हमारा सेकेंड बमर लाइन होगा, ये हमें 4 to 2 का ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग होगा। फर्स्ट बमर लाइन 3 से 2 है, तो सेकेंड बमर लाइन जो होगा वो हमारा 4 से 2 के करस्पॉन्डिंग होगा। सो जो हमारा E ऑफ द लाइन होगा, दैट विल बी 13.6, 1/4 minus 1/16 into 4 electron volt. And if we see, this will be simply equals to 10.2 electron volt. ठीक है, a simple calculation, 10.2 electron volt. तो ये जो एनर्जी है वो हमारा इंसिडेंट हुआ है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो जो हमारा मेटल प्लेट है, जो हमारा मेटल प्लेट है, उस मेटल प्लेट का फाई है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होंगी उसका मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड नाउ इफ वी ऑब्जर्व पूरा चीज को, तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द कंडीशन ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर ई वी बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, दैट विल बी V इंटू बी। ठीक है, बस अब वेलोसिटी निकालने की देर है, अब उसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, दैट्स इट। 1/2 9.1 into 10 to the power minus 31 V square, that is equals to 8 into 1.6 into 10 to the power minus 19, ये हमारे पास आएगा। So if we see, V square की जो वैल्यू आएगी, that will be 16 into 1.6 by 9.1 into 10 to the power of 12, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, 1.9 का रूट जो है वो तो हमारा लगभग ये तो लगभग 9 मान लो, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। और 1.6 का रूट अगर हम ध्यान दें तो ये 1.25 करीबन आएगा। ठीक है, लगभग 1.26 मान लो, चलो फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। सो V जो आएगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4 into 1.26। कितना आ जा रहा है मेरे पास? दिस विल बी 0.42 इंटू 4, तो मीटर पर सेकेंड। सो ऑब्वियस सी बात है, आई होप द कैलकुलेशन इज करेक्ट, प्लीज चेक इट। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? E जो आ जाएगा 1.68 into 10 to the power 6 into 10 to the power minus 3, इतना वोल्ट मीटर। किलो वोल्ट मीटर। रेस्ट वाज कैलकुलेशन। मैं मानता हूं ये वाला क्वेश्चन में केवल एक ही लाइन है, दैट्स इट। ये अगर लॉजिकली हम HE प्लस कर दे पाए, बाकी क्वेश्चन जो है वो काफी आसानी से हमारे लिए सॉल्वेबल है। ओके दोस्तों, द लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या बोला है? द रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ्स λ1, λ2, λ3 एंड λ4 आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट। ठीक है, सॉरी, इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट
लैम्डा 1 गिरने पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो मिलती है 5.2 eV, लैम्डा 2 के लिए मिलती है 12 eV और लैम्डा 4 के लिए मिलती है 0.95 eV। लैम्डा 3 के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। पहला इंफॉर्मेशन। अगला, अब एक हाइड्रोजन लाइक आयन या एटम जो भी है उसका एटॉमिक नंबर है Z। इट इज इन अ हायर एक्साइटेड स्टेट ऑफ N that can make a transition to the first excited state by emitting 2 photons successively of wavelengths lambda 1 and lambda 2, and it can come to the second excited state alternatively by emitting 2 photons of lambda 3 and a lambda lambda 4 and a lambda 3. So we have to calculate the work function of the metal and we have to also find the N and Z. ठीक है। अच्छा, पहले मैं ये वाला पार्ट को अभी सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, राइट। इस पे अगर मैं ध्यान देता हूं, AC बाई लैम्डा 1 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 5.2 eV और AC बाई 0.6 lambda 1 that is lambda 2 that is equals to 12 eV। ये हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, राइट। एंड नाउ इफ आई सबसे पहले दो चीज करनी है हमें, 0.6 को बाय द वे मैं एक चीज लिख दूंगा 3/5। दिस इज 5 AC बाई 3 lambda 1 minus 5 that is a 12 eV. So these are the two important equations right now what we have. तो सबसे पहले तो एक बार सब्सट्रैक्ट कर दो, सबसे पहले इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो डायरेक्टली। तो मेरे पास जो आ जाएगा that will be 2HC by lambda 1 12 minus 5.2 6.8 eV। So ये हमारे पास आ गया है। तो यहां से अगर मैं AC बाई लैम्डा 1 का वैल्यू निकालूं तो AC बाई लैम्डा 1 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3/2 6.8 that will be 10.2 eV। और इसको यहां पर पुट बैक कर दो, इसको यहां पर पुट बैक कर दो तो हमारे पास 5 जो आ जाएगा दैट विल बी 10.2 माइनस 5.2। तो वर्क फंक्शन जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो ये हमारे पास वर्क फंक्शन आ गया है। तो एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन, फाइंड द फाई ऑफ द मेटल। सो जल्दी जल्दी एक बार और एक चीज देख लो, AC बाई लैम्डा 4 माइनस 5 ये दे रखा है 0.95, तो AC बाई लैम्डा 4 ये आ जाएगा मेरे पास 5.95। तो इफ वी ऑब्जर्व केयरफुली, जो हमारा एनर्जीज है लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन है उसका एनर्जी हमारे पास कितना है, 5 को वहां पर कर दो दैट इज 10.2 eV। लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग जो होगा वो होगा 17 eV। लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 17 eV। ओके दोस्तों, सो लैम्डा 3 मेरे पास कितना आने वाला है, लैम्डा 3 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी वेवलेंथ अगर 4 टाइम्स है तो उसका मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू उसका 1/4 टाइम डेफिनेटली आएगा मेरे पास। जो हमारा लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग होगा, ये बोला है ना लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा 3 जो है दैट इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा 1। ओके, सो लैम्डा 3 जो है वो 4 लैम्डा 2 है। अच्छा, वहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, मैंने लैम्डा 1 ले लिया था, वो एक्चुअल में लैम्डा 2 है। ठीक है ना, 4 लैम्डा 2 है। ठीक है, सो लैम्डा 3 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू
4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लैम्डा 4 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा एनर्जी है दैट इज 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी 27.2 EV, और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो टोटल एनर्जी आएगी दैट विल बी 10.2 EV। ठीक है, नाउ ये वाले डेटा पे आओ। इनिशियली n पर है और डी एक्साइट हो रहा है 3 और 2 पर। ठीक है, तो अगर ये डी एक्साइटेशन 3 और 2 पर आ रहा है तो इनिशियली ध्यान दो n डैश इक्वल्स टू n, second excited state is n equals to 3 and the first excited state is n equals to 2। तो ये बोला है जो हमारा ये वाला गैप है इस पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकलता है तो डेफिनेटली ये 27.2 EV है, और यहां पर बोला है लैम्डा 3 और लैम्डा 4 निकलता है तो 10.2 EV है। तो ये जो हमारा गैप है 2 और 3 के बीच में दैट इज डेल्टा E23। सो दोस्तों डेल्टा E23 जो हमारे पास आएगा दैट इज 27.2 माइनस 10.2 EV, दैट इज इक्वल्स टू 17 EV। और हाइड्रोजन के लिए ये होता है 1.9, यानी बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूं 13.6 Z स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9 इज इक्वल्स टू 17। तो Z स्क्वायर आ जाएगा 17/1.9, तो Z मेरे पास आ जाएगा 3। तो दोस्तों Z का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू 3। बस अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है, मुझे n निकालना है। दोनों में से कोई भी एक चीज का इस्तेमाल कर लिया जाए। तो सपोज करो मैं ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूं 3 n से 3 वाला, तो मेरे पास, या फिर नहीं 27.2 बेटर है, तो 13.6 इंटू Z स्क्वायर 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 27.2। ये वाला बेटर है क्योंकि डायरेक्टली कटेगा। सो व्हाट आई हैव इज, ये तो 9 है तो 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर इक्वल्स टू 2/9, तो 1/n स्क्वायर इज 1/4 माइनस 2/9, तो 1/n स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 36, तो n जो आ जाएगा दैट विल बी 6। तो इनिशियल एक्साइटेड स्टार्ट था n इक्वल्स टू 6, z हमारा 3 था, और वर्क फंक्शन हमने पहले ही निकाल दिए थे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर हम सब्सटेंशियल प्रैक्टिस जो है वो हम कर चुके हैं। उम्मीद है ये चैप्टर हमें समझ में आया है। तो इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है।